हेलो एवरीवन, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि रहने वाला है क्लास 10th का एक टॉपिक। इसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्जन तंत्र। ठीक है, अपन इसको बेसिक से जियो से लेकर एंड तक जो अपने सिलेबस के अंदर है वो पूरा का पूरा इसमें अपन कवर करेंगे। अपन देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर से यानी उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अपने शरीर से क्या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे नाक के थ्रू बाहर निकालते हैं, हम नाक के द्वारा। और पसीना, स्वेट, जो हम स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू बाहर निकालते हैं। उसके अलावा डाइजेशन के बाद यानी पाचन के बाद जो स्टूल यानी जो मल है वो हम शरीर से वो बाहर निकालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन के कारण भी वेस्ट बनता है। नाइट्रोजन से बनने वाला वेस्ट ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता है ना, नाइट्रोजन से निर्मित अपशिष्ट। तो वो उसको शरीर से निकालने के लिए एक अलग तरह का सिस्टम होता है, एक अलग तरह का तंत्र होता है। किस तरह के अपशिष्ट को, नाइट्रोजन अपशिष्ट को, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को या नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, तो उसी को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, ये नाइट्रोजन वेस्ट यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो 3 टाइप का हो सकता है, यानी कि टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनी वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट लिखना भूल गया मैं, याद रखिएगा। नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी कि अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में और या फिर यूरिक एसिड के रूप में। ठीक है, अब देखिए, अमोनिया के रूप में जो अपशिष्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा संख्या में पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये उन जीवों में, उन एनिमल से पाया जाता है जो या तो वाटर में रहते हैं या फिर जिनके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा वाटर है। ठीक है, जलीय जीव या फिर उभयचर जिसको बोला जा सकता है ना, उन दोनों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये शरीर से सीधा अमोनिया के फॉर्म में है, अमोनिया के रूप में ही अपने शरीर से क्या निकाल देते हैं, अपशिष्ट निकाल देते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए मुख्य रूप से कहाँ किन में पाया जाता है, जलीय जीवों में पाया जाता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है। इसके बाद आता है यूरिया। अब देखिए, हमारी बात करें तो हम ऐसा तो नहीं है कि हर समय एक पानी की बहुत बड़ी टंकी अपने साथ लेके घूमते रहें, क्योंकि जिससे हमें अपशिष्ट निकालना हो तो हमें तो बहुत बड़ी संख्या में पानी की चाहिए। अगर हम अमोनिया के फॉर्म में, अगर हम अमोनिया के फॉर्म में चाहते हैं शरीर से पानी, शरीर से किसको निकालना, नाइट्रोजन वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए अगर हम चाहते हैं अमोनिया के फॉर्म में निकालें, अमोनिया के रूप में निकालें तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अब इतना तो हम लेके जा नहीं सकते, ऐसा तो ना हर्ट्स में अपने साथ एक बहुत बड़ी टंकी लेके घूम रहे हो। तो क्या हमारे शरीर के अंदर जो लीवर यानी यकृत होता है, वो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले अमोनिया वेस्ट को, यानी अमोनिया का जो वेस्ट है, अमोनिया का जो अपशिष्ट है, तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है किसमें, यूरिया में। ठीक है, अब यूरिया में चेंज करने से क्या होता है, यूरिया को कम अमाउंट में, कम मात्रा में पानी की जरूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। यानी अगर अमोनिया से तुलना की जाए तो यूरिया को इससे बहुत कम अमाउंट में पानी की जरूरत होती है। यानी कि हमें शरीर से बाहर हमारे शरीर के अंदर कौन सा पाया जाता है, ये वाला सेकंड फॉर्म। ठीक है, यूरिया के फॉर्म में, यूरिया के रूप में हम क्या करते हैं, हम शरीर से जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितना इससे बात की जाए उतना तो नहीं, लेकिन एक हद तक पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये किस पाया जाता है, ये जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें पाया जाता है, इंसानों में पाया जाता है। तीसरा जो है वो क्या है, यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि मैंने मान लिया कोई नभचर, यानी कि कोई क्या है, हवा में उड़ने वाला जो पक्षी है, बर्ड है, वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम हमारे शरीर से 1-1 लीटर 2-2 लीटर यूरिन बाहर निकालते हैं तो वो ऐसे 1 लीटर 2 लीटर अपने साथ पानी की बोतल लेके घूमे, नहीं। तो क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वो पानी कंज्यूम नहीं कर सकते, इतना खाना पानी पीने के बाद उड़ जाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले अपने शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में और यूरिया को चेंज करते हैं यूरिक एसिड में, यानी कि यूरिक अम्ल में। अब यूरिक अम्ल में क्या होता है, चेंज होने पर इसको बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि यूरिक अम्ल के अंदर जो यूरिक अम्ल है वो पानी में मिक्स नहीं होता, ये भी एक है। ठीक है, तो याद रखना,
जो अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है शरीर से उनको अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया के रूप में निकालने वाले को यूरिया उत्सर्जी जीव, और यूरिक अम्ल वालों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव कहा जाता है। यानी अमोनियोलिटिक, यूरेटिक और यूरिटिक, 3 तरीके हो गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आपके यहाँ तीनों में डायग्राम में बनाया हुआ है। ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें आपकी दोनों किडनी हैं, ये आपके यूरेट्रा यानी मूत्रवाहिनी, फिर ये मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, और ये मूत्राशय अवरोधनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक किडनी का यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाया हुआ है, उस किडनी को अपन ने कंप्लीट डिटेल करेंगे। इसके अंदर जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस संरचना के अंदर बहुत छोटे क्या पाए जाते हैं, एक और संरचना पाई जाती है, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना पाई जाती है, जिसको वक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अपन ने इधर बनाया हुआ है, तो अपन इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मानव सृजन तंत्र की, तो इसको कितने भागों में बांटा गया, इसके कितने पार्ट्स है, इसके 1 2 3 4 पार्ट्स है। कौन कौन से, किडनी यानी वक्र, जो कि आपको 2 दिख रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, ये एक थैली होती है, ठीक है, जो आपको नीचे की साइड दिख रही है। मूत्रवाहिनी यूरेटर हो गई मूत्रवाहिनी, जो किडनी से किसको लेकर आती है, मूत्र यानी कि यूरिन को कहाँ तक लेकर आती है, यूरिनरी ब्लैडर तक, मूत्राशय तक लेने आने का काम करती है, ये होगी मूत्रवाहिनी यूरेटर। और जो लास्ट है वो क्या है, यूरेथ्रा, मूत्राशय अवरोधनी, ये आगे वाला, ठीक है, इधर गेटवे। अब एक एक करके अपन सबकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं किडनी की बात करता हूँ। तो याद रखना, हमारे शरीर के अंदर जितना भी हम एज ए लिक्विड के रूप में, एक द्रव्य के रूप में जितना भी हम अपने शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालते हैं, उसका 70 से 80% भाग है, पार्ट है, वो हम किडनी के द्वारा निकालते हैं। मतलब कि इसमें अपन अगर आप अपने स्टूल, अपने मल के द्वारा जो थोड़ा पानी निकलता है उसको हटा दिया जाए, आपके पसीने के द्वारा जो पानी निकलता है उसको हटा दिया जाए, तो बचा हुआ अधिकांश भाग आप किससे निकालते हो, अपने वक्रों के द्वारा, अपनी किडनी के द्वारा फिल्टर करके ना, छान कर अपने रक्त को। ठीक है, और इसके बाद याद रखना कि जो किडनी है वो, उसका जो रंग दिखने में जो है, ये है गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है, डार्क ब्राउन रंग की होती है। और इन किडनी के ऊपर यहाँ पे तुम लिखा हुआ ना अधिवक्र ग्रंथि, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या इन किडनी के ऊपर की साइड एज ए कैप के रूप में लगी रहती है। ठीक है, इसमें से एड्रेनल ग्लैंड, अधिवक्र ग्रंथि क्या है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब कि इसके अंदर से निकलने वाला सेक्रेशन यानी द्रव्य जो है वो क्या है, हार्मोन। अधिवक्र ग्रंथि से निकलने वाला ऐसे हार्मोन निकलता है, जिसको एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं, है ना। एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, जो कि अपन अभी नहीं देखेंगे इसके बारे में। इसके अलावा याद रखना, जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। इसके बारे में किडनी की बात करूँ तो किडनी का देखो, ये आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है। तो किडनी के अंदर किडनी को 2 पार्ट से बांटा गया है, एक तो कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स मेडुला क्या है, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो इनके बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है वल्कुट या कॉर्टेक्स। और ये जो खुद का स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है मेडुला या मध्यांश। ठीक है, और इन मध्यांश के अंदर ये जो है ना मध्यांश, ये जो मेडुला है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है, मूलभूत संरचनात्मक इकाइयाँ होती है, जिनको वक्राणु यानी कि नेफ्रॉन कहा जाता है, जिसके बारे में ये रहा। ठीक है, अब देखो ये जो वक्राणु है, जिसमें से एक वक्राणु, एक मिनट, इससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं, पेल्विस वक्रीय श्रेणी। देखो तुम्हारे को इस किडनी के अंदर ये एक कीप नुमा स्ट्रक्चर, जो आपको ये दिख रहा है, कीप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कीप नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी को क्या बोला जाता है, वक्रीय श्रेणी या पेल्विस। हाइलम किसको कहा गया है, हाइलम क्या है, यहाँ इतना सा जो ये पार्ट है ना, जो जिससे थ्रू ये अंदर जा रहा है, यहाँ ये वाला पार्ट इसका हाइलम कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक सिंगल नेफ्रॉन यानी कि वक्राणु की। नेफ्रॉन यानी वक्राणु की मैं बात करूं तो वक्राणु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है ब्रोमन कैप्सूल्स और दूसरा है रीनल ट्यूबनल। एक तो होता है ब्रोमन कैप्सूल या ब्रोमन संपुट, दूसरा होता है रीनल ट्यूबनल यानी कि एक ये नलिका। ब्रोमन कैप्सूल्स
एक की संरचना एक कटोरी नुमा संरचना होती है, बोलक शेप होती है, जिसके अंदर की साइड क्या होता है, जिसके अंदर की साइड रक्त वाहिनियों का बहुत बड़ा एक गुच्छा होता है। मतलब एक क्या होता है, बहुत सारे एक ब्लड जो कैप्सूल्स है उनका बहुत बड़ा ब्रांचेस होती है, मतलब कि एक दूसरे में समाहित मिक्स ऐसा तुम्हें दिखाई देता है, वो रहते हैं। उन गुच्छों को या उन ब्रांचेस उनको क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस, हिंदी में भी सेम ही है, ये कहा जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड आपके आता है अंदर की साइड, और बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल्स क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर करता है, छानता है, और यहाँ से वापस आगे चल जाता है वो ब्लड छना हुआ। फिर वो आता है ब्लड यानी रक्त जो है वो आता है आपके रीनल ट्यूबनल में या नलिका में। इस नलिका यानी इस रीनल ट्यूबल को 3 पार्ट में बांटा गया है, पीसीटी, हैंडले लूप और डीसीटी। यानी एक तो हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला पीसीटी यानी समीपस्थ नलिका, प्रोक्सिमल ट्यूबल। फिर आता है आपकी यू शेप की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसका ये कहलाता है हैंडले लूप, डिसेंडिंग और असेंडिंग, मतलब ये अवरोही और आरोही। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा कहलाता है दूरस्थ नलिका, डिस्टल ट्यूबनल। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, जब ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है आपका फिल्टर हो जाता है, तो फिल्टर होने के बाद उसमें से यूरिया अलग हो जाता है उस रक्त में से, लेकिन यूरिया के साथ साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्व जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी इससे अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं उस यूरिया के साथ बाहर उसमें इनर ट्यूबनल में चल जाते हैं। अब वो तो हमें शरीर से बाहर निकालने नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप इतना मेहनत करने के बाद खाना को बचाने के बाद उसको एंड में ग्लूकोज बना रहे हो और उसको ही फिर आप शरीर से बाहर निकाल रहे हो, नहीं ना। तो आप क्या करते हो, उसका रीअब्जॉर्प्शन। रीनल ट्यूबनल के अंदर क्या होता है, ये जो ट्यूब दिख रही है इसके अंदर क्या होता है, इसका जो ब्लड आ चुका है उसमें से जो इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, उनका क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। और होता कैसे है, देखो ये जो आपको दिख रही है रीनल ट्यूब यानी कि जो नलिका है, इन नलिकाओं के अंदर क्या होता है, घन आकार के क्यूबॉइडल क्या होता है, एपिथेलियम होता है ना, घन आकार के, हिंदी में एपिथेलियम, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, देख लेना एक बार। और ऐसे संरचनाएं होती है, वो क्या करती है, इनके अंदर से जो रक्त जाता है उसमें से आवश्यक यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, वापस रीअब्जॉर्ब यानी कि पुनः अवशोषित कर लेती है। पुनः अवशोषित करने के बाद उन्हें वापस कहाँ भेज दिया जाता है, रक्त में प्रवाहित कर दिया जाता है, रक्त में प्रवाहित कर दिया जाता है। और एंड में जो ये रक्त है, ये जो ब्लड है, वो कहाँ चल जाता है, जिसके अंदर अब कोई पोषक तत्व नहीं है, मात्र क्या है, अपशिष्ट है यूरिया और साथ में जल थोड़ा अमाउंट में। तो उसको क्या किया जाता है, यहाँ से आते हुए ये संगाहक जो नलिका है, कलेक्टिंग जो ट्यूब है, उसमें आ जाता है। और यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है ये अलग अलग नेफ्रॉन को शो कर रहा है कि यहाँ पे एक नेफ्रॉन है यानी वृकर्ण, वहाँ से आपकी मूत्र आ रहा है, यूरिन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा होके एक से इससे थोड़ा बहुत यहाँ से बना, ये सारे के सारे बहुत सारे तो हजारों करोड़ों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में यहाँ पे भी, इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, इन सब में होते हैं। और ये एक की बात नहीं हो रही, दोनों की बात हो रही है, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। तो यहाँ से ऐसे मूत्र निर्माण हुआ, यूरिन फॉर्मेशन हो, यहाँ से भी यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ से सब यूरिन फॉर्मेशन होकर फिर यहाँ आता है। फिर यहाँ से ये जो ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब, इसको बोला गया यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी की बात की जाए, यूरेटर की बात की जाए, तो अगर कोई अडल्ट इंसान है, वयस्क इंसान है, तो उसमें लगभग 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। इसका मेन काम क्या होता है, जो मूत्र है, जो यूरिन है, उसको किडनी से मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना। इसके बाद वो जो यूरिन है, मूत्र है, वो मूत्राशय तक स्टोर हो जाता है यानी यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर की बात की जाए तो ये क्या, एक सैक यानी थैली एक नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर लगभग 400 से 600 मिलीलीटर तक जो रक्त मूत्र है यानी कि यूरिन है वो स्टोर किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। जैसे ये मूत्राशय भर जाता है, वैसे आपके दिमाग में क्या चल जाता है, एक संकेत चल जाता है, जिस संकेत के द्वारा फिर आप उसको मूत्राशय की जो थैली है उसको रिक्त करने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मूत्राशय अवरोधनी यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है, देखो ये जो मूत्राशय है
यूरिनरी ब्लैडर है, इसका एंड वाला पॉइंट वाला जो पॉइंट है वहाँ पे आपको एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक छिद्र वाला छिद्रनुमा संरचना दिख रही है, होल लाइक। इसका बोला गया मूत्राशय अवरोधनी, जिसके द्वारा शरीर से क्या निकलता है, शरीर से जो यूरिन है वो बाहर यानी कि जो मूत्र है वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, ये इससे कुछ ना 3 तरीके बन सकते हैं। एक तो आप पूछा जा सकता है आपके कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर, यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट के बेसिस पे एनिमल को क्लासीफाई करना, वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। एक आपके आ सकता है ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र। अगर आपके ओनली ह्यूमन उत्सर्जन तंत्र आया तो आपको इन चारों के बारे में लिखना है, और सीधा फिर आपको बताना है कि मूत्र निर्माण यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसमें आपको फिर ये पूरा यहाँ तक ये जो है ना, ये इतना पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके आ जाता है कि वक्राणु की संरचना और उसकी क्रियाविधि, यानी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग बतानी है, तो आपको फिर ये नेफ्रॉन के बारे में उसको बताना है। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें अपन ने देखा था ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है वो भी अपन ने इसको कम्प्लीटली इसमें देखा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।